हम लोग देख रहे थे कि ज्योग्राफी एक व्यापक सब्जेक्ट है। ज्योग्राफी में जियोमॉर्फोलॉजी भूगर्भ विज्ञान, क्लाइमेटोलॉजी जलवायु विज्ञान, ओशनोग्राफी समुद्र विज्ञान, बायोज्योग्राफी जैविक विज्ञान या जैविक भूगोल, सेटलमेंट यानी बस्ती भूगोल, इकोनॉमिकल ज्योग्राफी आर्थिक भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी भारत का भूगोल, और डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस, वेरियस ओपिनियंस, अलग अलग विचारधाराएं। तो विचारधारा से, ओपिनियन से ज्योग्राफी में जीएस में प्रश्न नहीं पूछा जाता है। दैट्स क्लियर। एक एक करके टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग देखेंगे और हर टॉपिक में छोटे छोटे सब टॉपिक्स हैं, तो उन सब टॉपिक्स को भी हम लोग एक एक करके देखेंगे। क्लियर। और जब टॉपिक पढ़ेंगे तो लास्ट में एमसीक्यू क्वेश्चन प्रीलिम्स के लिए बनाएंगे और उस चैप्टर से, उस टॉपिक से मेंस का प्रश्न कैसा हो सकता है इसको भी हम लोग देखते चलेंगे। दूसरी बात यह है कि ज्योग्राफी का यदि आप एंटायर सिलेबस को सही ढंग से समझ लेते हैं तो हिस्ट्री का जीएस मेंस के लिए और प्रीलिम के लिए, खास तौर से फिजिकल हिस्ट्री, भौतिक इतिहास को बहुत अच्छे तरीके से आप समझ सकते हैं। क्लियर। तो चलिए आज एक डेमो टॉपिक हम लोग देखते हैं और यह डेमो टॉपिक हमारा एक टॉपिक है ज्योग्राफी के अंतर्गत भूगर्भ विज्ञान, जियोमॉर्फोलॉजी। भूगर्भ विज्ञान के अंतर्गत देख सकते हैं या फिर इंडियन ज्योग्राफी, भारत भूगोल के अंतर्गत, भारत का भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के अंतर्गत टोपोग्राफी, टोपोग्राफी। टोपोग्राफी का मतलब होता है स्थलाकृति, स्थलाकृति। और स्थलाकृति का मतलब है, इसका मीनिंग क्या हो रहा है, वेरी सिंपल। देखिएगा, स्थल, स्थल मतलब क्या होता है, लैंड, जमीन, और कृति मतलब आकृति से है। तो जब अलग अलग प्रकार के जमीन पर आकृति बन जाती है, अलग अलग शेप बन जाता है, तो इसे कहा जाता है टोपोग्राफी। अब यह टोपोग्राफी कई चीजों से बन सकता है। बोलिए सर कैसे बन सकता है? तो एक हमारा रिवर, नदी है, नदी से बन सकता है। तो चूंकि टोपोग्राफी अगर नदी से बना है तो इसे बोलेंगे रिवर टोपोग्राफी। क्या बोले हम लोग? रिवर, और टोपोग्राफी के यहां से जोड़ दिए तो हो गया रिवर टोपोग्राफी, यानी नदी से बनने वाली स्थलाकृतियां। अब इसको सिलेबस में देखेंगे तो कैसे लिखा रहेगा, हिंदी में थोड़ा पॉलिश लैंग्वेज रहेगा, नदीय स्थलाकृतियां, नदीय स्थलाकृतियां। दैट्स क्लियर। तो जी सर क्लियर। नदीय स्थलाकृतियां, रिवर टोपोग्राफी, इसका मतलब हो रहा है नदी से बनने वाली स्थलाकृतियां। उसी तरीके से अगर हम दूसरा बात करें, कहीं पर लिखा रहेगा डेजर्ट, डेजर्ट टोपोग्राफी, डेजर्ट और टोपोग्राफी को इधर से ऐड कर रहे हैं। तो डेजर्ट का मतलब क्या होता है? डेजर्ट मतलब होता है शुष्क, शुष्क मतलब सूखा हुआ, या मरुस्थल, मरुस्थल। और इसमें ईडी लगा देंगे, अंग्रेजी का वर्ड बन जाएगा डेजर्टेड। डेजर्टेड मतलब होता है अबेंडेंड, त्यागा हुआ, छोड़ा हुआ, यानी शुष्क है, मरुस्थल है, बंजर भूमि है। बंजर नहीं बोलेंगे, मरुस्थल बोलेंगे। तो डेजर्ट, ईडी हटा देते हैं यहां से, डेजर्ट क्या होगा? डेजर्ट टोपोग्राफी। तो क्या बन जाएगा? मरुस्थलीय, लैंग्वेज चेंज कीजिए थोड़ा, मरुस्थलीय स्थलाकृतियां। स्थलाकृतियां इसलिए क्योंकि कई टोपोग्राफी बनता है, अलग अलग प्रकार के कई टोपोग्राफी बनता है, इसलिए बहुवचन हो गया मरुस्थलीय स्थलाकृतियां। राइट। अगर समुद्र में बनेगा, समुद्र के लहरा से बनेगा,
तो बोलेंगे ओशन टोपोग्राफी। क्लियर? तो इस तरीके से अगर हवा से बनेगा, विंड से बनेगा तब, तो विंड टोपोग्राफी। पवन स्थलाकृतियां, समुद्री स्थलाकृतियां, जलीय स्थलाकृतियां। क्लियर? तो इस तरह से जब सिलेबस को देखेंगे तो ये टोपोग्राफी सिलेबस में नजर आएगा। दैट्स क्लियर? इसमें हम लोग बात करने वाले हैं, अभी जो बात करने वाले हैं यह टॉपिक है हमारा रिवर टोपोग्राफी। रिवर का मतलब जैसा हम लोग समझे नदी, और टोपोग्राफी मतलब स्थलाकृतियां, यानी नदी से बनने वाली स्थलाकृतियां। तो इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स चाहिए? देखिए, नदी से यानी नदी का पानी जब बहता है तो उससे अपर्दन होगा, निक्षेपण होगा। तो कुछ टर्म यहां है, उस टर्म को हम लोग को समझना पड़ेगा। राइट? हेडिंग बना लीजिएगा, नदीय स्थलाकृतियां। आप लोग हेडिंग क्या बनाएंगे, मैं फिर से नोट डाउन कर दूंगा, नदीय स्थलाकृतियां, दैट मीन्स रिवर टोपोग्राफी। क्लियर? और आपको समझ में आ गया होगा, कभी कभी सिंपल सा एक प्रश्न पूछ लेता है कि रिवर टोपोग्राफी यानी नदी स्थलाकृति का निर्माण होता है, कैसे होता है यह पूछ रहा है। ऑप्शन देगा नदी से, समुद्र से, हवा से। तो बहुत सिंपल, कभी कभी क्वेश्चन में ही आंसर छिपा रहता है। तो जैसा नाम लग रहा है नदी स्थलाकृतियां, मतलब जो भी स्थलाकृति बन रहा है यह नदी से बन रहा है, नदी के बहते हुए जल से बन रहा है। और स्थलाकृति बनने के लिए जमीन भी तो चाहिए। तो जी सर, जमीन चाहिए। जमीन पर पत्थर है तो बिल्कुल पत्थर चाहिए। जमीन पर पत्थर अलग अलग प्रकार का हो सकता है, कठोर पत्थर हो सकता है, हार्ड रॉक, मुलायम पत्थर हो सकता है, माइल्ड रॉक। दैट्स क्लियर? तो हम लोग एक एक करके देखेंगे। अब इसमें कई एक्शन होता है, अपने आप तो स्थलाकृति नहीं बनेगा, उसको कट करने के लिए, इरोज करने के लिए उसमें फोर्स की जरूरत होगी, उसमें बल लगाने की आवश्यकता होगी। और यह बल नेचुरल लगता है, ये नदी का पानी खुद फोर्स लगाएगा। तो इसके लिए एक टर्म है हाइड्रोलिक फोर्स या हाइड्रोलिक एक्शन। राइट? हाइड्रो का मतलब क्या होता है? हाइड्रो का मतलब होता है जल, और हाइड्रोलिक फोर्स मतलब क्या हुआ? जलीय बल। यानी जल से, पानी से, समुद्र, नदी का जो पानी है उससे जो फोर्स लगेगा इसको कहा जाएगा नदीय बल। नदी से लगने वाला बल हाइड्रोलिक फोर्स, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं HF। हाइड्रोलिक फोर्स, हाइड्रो में होता है जल। तो नदी में पानी है, जल है, और उस पानी से जो बल लगेगा, बल फोर्स लगेगा, उसको कहेंगे नदीय बल। और हाइड्रोलिक फोर्स, नदीय बल जरूरी है, इसेंशियल है टोपोग्राफी के निर्माण के लिए, स्थलाकृति के निर्माण के लिए। दैट्स क्लियर? अब कैसे जरूरी है एक एक करके हम लोग देखेंगे। इस टॉपिक में कई ऐसे प्रीलिम्स में, पीटी में कई ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो वर्ल्ड वाइड एग्जाम्पल हो। विश्व में जहां जहां अलग अलग प्रकार की आकृतियां बनती है, उन आकृतियों से प्रश्न पूछ लिया जाता है। राइट? और जब आप टॉपिक को पढ़ लेते हैं तो उससे रिलेटेड MCQ प्रश्न अवश्य बनाएं। MCQ प्रश्न बनाएंगे तो ऑब्जेक्टिव बनाने की क्लियरिटी ज्यादा आएगी। समझना और अभ्यास करना दोनों ही जरूरी है। राइट? एक्सरसाइज एंड टू अंडरस्टैंड द एंटायर टोपोग्राफी बोथ आर एसेंशियल्स। राइट नाउ, नदीय बल यानी कि रिवर फोर्स देख लिए, जरूरी है। और क्या नीड पड़ेगा आपको? आपको बोल्डर यानी पत्थर, लैंड कह देंगे हम लोग, जमीन की जरूरत है। लैंड में ही क्या हो जाएगा? बोल्डर। बोल्डर, बोल्डर मतलब बड़ा होता है, 256 मिलीमीटर इसका शेप होता है, 256। जब एक रॉक टूटता है, हार्ड रॉक टूटता है, तो हार्ड रॉक टूटने के बाद उसमें कई छोटे 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 आकार के बन जाते हैं स्टोन्स, पत्थर।
कभी कभी बहुत बड़ा पत्थर बनता है, मान लीजिए बहुत बड़ा बना, इससे छोटा बना, इससे भी छोटा बना, इससे भी छोटा बना, इससे भी छोटा बनेगा, इससे भी स्मॉल बनेगा, लास्ट में इससे भी स्मॉल हो जाएगा, लास्ट में इससे भी छोटे छोटे स्मॉल्स बन जाएंगे, राइट। अब इसका जो डायमीटर है, डायमीटर मतलब व्यास, इसका जो डायमीटर है, इसके डायमीटर के अकॉर्ड इसका अलग अलग नाम दिया गया है, वेरियस नेम अकॉर्डिंग टू इट्स डायमीटर, इसके व्यास के अनुसार। तो चूंकि सबसे बड़ा है इसलिए बोल्डर है। ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है ना, कभी कभी मैच करने के लिए देता है, सबसे बड़ा कौन, फिर कौन, फिर कौन, अरेंज करने के लिए। तो बोल्डर, बोल्डर के बाद होता है कोवल, कोवेल, बोल्डर, कोवल, पेबल, पेबल, ग्रेनुएल्स, इस तरह से नाम है, बोल्डर, कोवल, पेबल, ग्रेनुएल्स, और फिर लास्ट में सैंड, सैंड, सैंड मतलब क्या होता है, बालू, बालू सैंड। तो आप बोल्डर, कोबल, पेबल, ये तीन को आप याद रखिए। बालू सैंड तो आपको याद ही रहेगा कि सबसे छोटा बालू, और लास्ट में ये सैंड भी टूट कर लास्ट में बालू भी टूट जाएगा और यह सॉइल बन जाएगा, मिट्टी बन जाएगा, राइट। तो मिट्टी का, सॉइल का फॉर्मेशन जो है, मिट्टी का निर्माण, वो किससे हो रहा है, यहां देखिए, बोल्डर, बोल्डर से टूटते टूटते, पत्थर से टूटते टूटते मिट्टी तक पहुंच गया, यानी बालू से होगा, सैंड से मिट्टी बनेगा। तो हम लोग सॉइल ज्योग्राफी भी एक है, मृदा भूगोल भी है, सॉइल ज्योग्राफी, मृदा भूगोल, सॉइल ज्योग्राफी में भी हम लोग इस चीज को समझेंगे। दैट्स क्लियर। तो जी सर, यहां तक क्लियर है, टर्म समझ में आ गया, टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं और इसमें क्या क्या होगा इसको देख लिए। अब इसमें क्या है, ऐसे तो बनेगा नहीं, बनने के लिए कई फैक्टर्स जरूरी है। फैक्टर्स में सबसे कारक में क्या इंपॉर्टेंट हुआ, जो जरूरी है, एक नदी कारक है, नदी उसमें काट छांट करेगा, राइट। दूसरा कारण कारक क्या है, फैक्टर, जमीन होना चाहिए, राइट। अब इसमें आगे देखते हैं हम लोग, आखिर क्या होगा, इसमें कुछ एक्शन तो होना चाहिए ना। तो बिल्कुल एट्रीजन होगा, एट्रीजन, एट्रीजन होगा। एट्रीजन का मतलब क्या होता है, एट्रीजन का मतलब होता है घर्षण, घर्षण होगा आपस में। दूसरा कोलिजन होगा, कोलिजन का मतलब क्या होता है, टक्कर, राइट। कोलिजन होगा, शॉर्ट में लिखता जा रहा हूं। एट्रीजन होगा, एट्रीजन मतलब घर्षण, यानी कि जो बोल्डर्स हैं ये आपस में टक्कर खाएंगे, टक्कर होने के बाद और स्मॉल पार्ट्स में टूट जाएगा। जब बोल्डर टकराएगा तो टूटेगा, कोबल बन जाएगा छोटा छोटा, फिर और छोटा छोटा पेबल बन जाएगा। तो जितना टकराएगा आपस में, तो इसका आकार, इसका शेप चेंज होता चला जाएगा, और सिर्फ अपना ही आकार नहीं बदलेगा, बल्कि जहां पर जाकर जिसे हिट करेगा, जिस पर फोर्स लगाएगा पानी से, जिसको हाइड्रोलिक फोर्स कह रहे थे, जलीय बल, तो हाइड्रोलिक फोर्स से भी और जो दूसरी स्थलाकृतियां हैं वह भी ब्रेक डाउन हो जाएगी, वह भी टूट जाएगा, राइट। तो आपस में टक्कर भी होगा, एट्रीजन होगा। फिर आपका, रोको तो, इसमें आप देखेंगे कई जगह पर ना कुछ ऐसा एक्शन होगा जिसको हम लोग कहते हैं कोरोजन, कोरोजन। कोरोजन में क्या होता है, कोरोजन, कोरोजन, कोरोजन एक केमिकल प्रोसेस है। कोरोजन क्या है, तो कोरोजन एक रासायनिक प्रक्रिया है, एक केमिकल प्रोसेस है। इसमें कुछ नेचर में इस प्रकार के स्टोन पाए जाते हैं, इस प्रकार के पत्थर पाए जाते हैं, जिसमें जब जल पहुंचेगा, वाटर पहुंचेगा, तो वह अपने आप रिएक्ट कर जाएगा, और रिएक्शन करके वह कटना शुरू हो जाएगा, इरोजन उसमें स्टार्ट हो जाएगा। तो उसको हम लोग कहते हैं कोरोजन। तो सर इसका कोई एग्जाम्पल ऐसा बताइए जिसमें कोरोजन देखने को मिल जाए हमें। तो बिल्कुल कोरोजन देखने को मिलेगा आपको किसमें, लाइम स्टोन में। किसमें मिलेगा, लाइम स्टोन। यहां से प्रश्न पूछा जाता है,
लाइम स्टोन का मतलब होता है चूना पत्थर, राइट। चूना पत्थर यूरोप के कई कंट्रीज में, यूरोप के कई देशों में आप लाइम स्टोन को देख सकते हैं, फ्रांस में भी देख सकते हैं, युगोस्लाविया में देख सकते हैं। आएंगे हम लोग लाइम स्टोन, चूना पत्थर से बनने वाला स्थलाकृति भी टोपोग्राफी का एक हिस्सा है। जैसे यहाँ रिवर टोपोग्राफी आप पढ़ रहे हैं अभी, उसी तरीके से वहां चूना पत्थर से बनने वाली स्थलाकृति भी एक टॉपिक है। टोपोग्राफी वहां भी बनेगा, उसको कास्ट स्थलाकृति कहा जाता है, कास्ट टोपोग्राफी। तो जैसे आप यहाँ रिवर पढ़ रहे हैं, यहां पर क्या बन जाएगा, कास्ट टोपोग्राफी, राइट, यानी कास्ट स्थलाकृति। क्लियर। तो अभी आपको कंफ्यूज नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ हम लोग नदीय स्थलाकृति ही पढ़ेंगे। लेकिन जैसा आपको बताया कि जैसे जैसे टॉपिक कंप्लीट होता जाएगा, आपको सबको कोरिलेट करना होगा, जोड़ते जाना होगा, यानी कि पूरी बात को मेमोरी में रखना होगा और एक साथ लिंक बनाना होगा। जलीय स्थलाकृति, समुद्री स्थलाकृति, पवन स्थलाकृति, कास्ट स्थलाकृति, क्लियर, समुद्री स्थलाकृति। तो ये जो टोपोग्राफी है, सभी टोपोग्राफी को एक साथ जोड़ना होगा। साथ ही साथ जियोमॉर्फोलॉजी का एक चैप्टर है, रिजुविनेशन, नवोन्मेष, उसको भी इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो अभी जैसे जैसे आपका कंप्लीट होता जाएगा, टॉपिक बाय टॉपिक समझते जाएंगे और लास्ट में एक साथ जब आप रिवीजन करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप जोड़ पाने में सक्षम हो पाइएगा। और यूपीएससी में आपका यही रिक्वायरमेंट है, फैक्ट से ज्यादा एनालिसिस पर बल दिया जाता है। प्रीलिम्स में तो फैक्ट रहेगा, पीटी में तो फैक्ट रहता ही है, हार्ड फैक्ट, बट मेंस में मैक्सिमम एनालिसिस पर चलता है। यानी आप जितना अच्छा एग्जाम्पल देंगे, कोरिलेट करेंगे, अपनी लॉजिक, अपनी दर्शन शक्ति, अपनी फिलॉसफी को दिखाएंगे, उतना अच्छा मार्क्स आप गेन कर पाएंगे। मतलब थोड़ा अपना अप्लाइड नॉलेज देना है, जो बुक में लिखा हुआ है एज इट इज छाप नहीं देना है। और प्रश्न भी सीधा सीधा नहीं होता है। हाँ, स्टेट सिविल सर्विसेज में जरूर होता है, दे देगा कि नदीय स्थलाकृति से बनने वाली या नदी से बनने वाली स्थलाकृतियों का वर्णन करें, या देता है कि नदी स्थलाकृति में अपर्दनात्मक स्थलाकृतियों का उल्लेख करें। जेपीएससी में आया हुआ है, बीपीएससी में आता है, सीधा सीधा प्रश्न आ जाता है। लेकिन यूपीएससी में सीधा सीधा प्रश्न नहीं रहेगा। हाँ, कुछ 10 नंबर वाले में कभी कभी कोई कोई हार्ड फैक्ट क्वेश्चन आ जाता है। तो आपको समझ में आ गया कि स्थलाकृति बनने के लिए पानी सबसे पहला क्या है, नदी का पानी। नदी का पानी जो हाइड्रोलिक फोर्स उत्पन्न कर रहा है, जलीय बल उत्पन्न कर रहा है, वह जरूरी है। जमीन जरूरी है, जमीन पर जितना भी पत्थर है, हार्ड रॉक, माइल्ड रॉक, कठोर पत्थर, मुलायम पत्थर, वो सब लैंड के ही अंतर्गत आ गया, जमीन के अंतर्गत आ गया, वह जरूरी है। आपको और क्या देख लिया हम लोग, उसका टकराना एक प्रक्रिया है, प्रोसेस, जो आपस में बोल्डर टकराएगा, कोबल टकराएगा, ग्रेनुअल्स टकराएंगे, पेबल्स टकराएंगे, सैंड्स टूटेगा लास्ट में, और बहुत छोटे छोटे मिट्टी के कण बन जाएंगे, लास्ट में डेल्टा बन जाएगा, बहुत महीन कणों से दलदली भाग बन जाता है। तो चला कहां से और बना कहां। उसके साथ साथ हम लोग देखे कोरोजन। कोरोजन में क्या देखे कि कास्ट स्थलाकृति, कास्ट टोपोग्राफी, जो चूना प्रधान क्षेत्र है, उसमें जब पानी आएगा तो रासायनिक प्रतिक्रिया होगी, केमिकल रिएक्शंस होगा और वह पत्थर अपने आप कटने लगेगा। अब कटना को क्या बोलते हैं, इरोजन। अब आगे समझिए, यहां तक तो समझ में आ गया होगा। यह बिल्कुल आपका क्या है, बेस है, जिससे यह समझ में आया कि स्थलाकृति क्या है। चाहे वो नदी का स्थलाकृति हो, या पवन से विंड टोपोग्राफी हो, या कास्ट टोपोग्राफी हो, या ओशन टोपोग्राफी हो, समुद्र से बनने वाली स्थलाकृति हो, बनने में सबका लगभग लगभग यही फैक्टर होता है।
अब इसमें दो कारक होता है, एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं अपर्दन। अपर्दन का मतलब होता है इरोजन, राइट। और दूसरा होता है निक्षेपण। निक्षेपण का मतलब होता है डिपोजिशन, शॉर्ट में डी से दिखा रहे हैं, अपर्दन को इरोजन ई से लिख दिए समझने के लिए। तो एक अपर्दन है और दूसरा क्या है, निक्षेपण है। अब जैसा लग रहा है, आपको नाम से ही लग रहा है कि कोई भी स्थलाकृति, चाहे वह नदीय स्थलाकृति हो या काष्ठ स्थलाकृति हो या पवन स्थलाकृति हो या समुद्री स्थलाकृति हो या मरुस्थलीय स्थलाकृति हो, 5 प्रकार का टोपोग्राफी है, जिसमें एक टोपोग्राफी हम लोग नदीय स्थलाकृति देख रहे हैं। इस नदीय स्थलाकृति में सब में जितना भी पांचों बोले, सब में अपर्दन होगा, और अपर्दन का मतलब होता है इरोजन। इरोजन का मतलब होता है कटना, कटाव होगा। और जरा सोचिए, जब इरोजन होगा, किसी भी स्थान से जब कटाव होगा, तो कहीं न कहीं जाकर वह डिपॉजिट भी होगा, कहीं न कहीं जाकर वह जमा भी हो जाएगा। तो जब कहीं जहां जहां जमा होगा, वहां अलग प्रकार की स्थलाकृति बनेगी, और उस स्थलाकृति को हम लोग कहेंगे निक्षेपात्मक स्थलाकृति, डिपोजिशनल टोपोग्राफी। निक्षेपात्मक, राइट। निक्षेपात्मक टोपोग्राफी का मतलब क्या हुआ, डिपोजिशनल टोपोग्राफी। और अपर्दन से यहां बना देंगे अपर्दनात्मक स्थलाकृति। अपर्दनात्मक स्थलाकृति, इसका मतलब क्या हुआ, स्थलाकृति मीन्स इरोजनल टोपोग्राफी। तो यहां पर इरोजनल टोपोग्राफी भी बनेगा और डिपोजिशनल टोपोग्राफी भी बनेगा, दोनों अलग अलग बनेंगे। और यहां से आपको अलग अलग प्रश्न पूछा जाएगा कि इरोजनल टोपोग्राफी यानी अपर्दनात्मक स्थलाकृति कौन है, और डिपोजिशनल टोपोग्राफी का मतलब निक्षेपात्मक स्थलाकृति कौन है। क्लियर। तो दो टर्म यहां समझ में आया, एक अपर्दन और एक निक्षेपण। अपर्दन क्या है, कटना, इरोजन होना अपर्दन है, और जमा होना, डिपोजिशन होना, वह निक्षेपण कहलाता है। और यह प्रक्रिया कैसे होगा, कटना और जमा होना, इरोजन और डिपोजिशन के लिए कौन कौन से फैक्टर हैं। तो आप देखिए, अगर वाटर पढ़ रहे हैं हम लोग, नदीय स्थलाकृति पढ़ रहे हैं, तो नदी के पानी से उत्पन्न जल, हाइड्रोलिक फोर्स, राइट। उसके बाद क्या कारक हो सकता है उसमें, एट्रीजन, उसमें क्या होता है, कोलिजन, कोरोजन, ये सारे कारक देखे हम लोग। तो अब चलिए अपर्दन, अच्छा इसमें एक स्टेप भी हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर ये जो अपर्दन और निक्षेपण का प्रोसेस होता है, अपर्दन और निक्षेपण की जो क्रियाएं होती है, वह कैसे संभव हो पाता है। तो देखिए, नदी को ह्यूमन लाइफ से, मानव का जीवन से कंपेयर किया जाता है, तुलना किया जाता है। जैसे मानव का जीवन में पहला स्टेज, दूसरा स्टेज और तीसरा स्टेज, 3 स्टेज। उसी तरीके से नदी को भी 3 स्टेज में लिया गया। एक है युवा अवस्था यानी यंग स्टेज, युवा अवस्था यानी कि यंग स्टेज में रिवर है। दूसरा है प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ावस्था का मतलब क्या है, मैचर्ड स्टेज में नदी है। और एक है वृद्धावस्था, वृद्धावस्था यानी रिवर कैसा, ओल्ड स्टेज में आ गया। एक आपका यंग स्टेज, दूसरा आपका मैचर्ड स्टेज, और तीसरा आपका ओल्ड स्टेज यानी वृद्धावस्था में आ गया। तो यंग स्टेज कब होगा, यंग स्टेज तब होगा जब नदी किसी पहाड़ से निकल रही है या पठार से निकल रही है और ऊंचाई से गिर रही हो। जब ये देखिए ऊंचाई से निकल रही है ऐसे, तो इसमें धार, इसमें पानी का गति, हाइड्रोलिक एक्शन, हाइड्रोलिक फोर्स ज्यादा होगा, राइट।
तो जब ज्यादा होगा, मोर होगा, तो यहां हम लोग बोलेंगे यंग स्टेज में है नदी, युवा अवस्था में है। क्लियर? जब यह थोड़ा थोड़ा सा स्लोप कम होगा, ढाल कम होगा, लेकिन अभी भी मैदानी भाग में, प्लेन लैंड में नहीं पहुंचा है, ढाल कम हुआ है, सिर्फ स्लोप कम हुआ है। अगर ढाल कम हो रहा है, माइनस लगा दिए, मतलब स्लोप घट रहा है। और यहाँ स्लोप क्या है, ढाल, यहाँ प्लस किए हैं मतलब ढाल ज्यादा है। यहाँ स्लोप क्या होगा, और ज्यादा माइनस माइनस कर दिए, और कम हो गया, समतल भूभाग मिलेगा, लास्ट में और कम मिलेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर रिवर का काटने का क्षमता, इरोजन करने का क्षमता कुछ कम हो जाएगा। यहाँ पर बोलेंगे सेकेंड स्टेज, यानी प्रौढ़ा अवस्था। पहला वाला जहां से निकल रही है उसको बोलेंगे युवा अवस्था, यंग स्टेज। और तीसरा जो अवस्था है, जब समतल भूभाग में, प्लेन लैंड में पहुंच जाएगी, समुद्र तट के किनारे पहुंच जाएगी, ओशन का मार्जिन पे पहुंच जा रही, सी कोस्ट पर पहुंच जाएगी, समुद्र के किनारे पहुंचेगी, तब यह ओल्ड स्टेज में आ जाएगी, वृद्धावस्था में। और यहाँ पर तीसरा फैक्टर काम करेगा, डिपोजिशनल का। तो देखिए यंग स्टेज में क्या होता है, मैक्सिमम कटाव होगा। यहाँ पर पानी का स्पीड, पानी का गति बहुत ज्यादा है। पानी का गति बहुत ज्यादा होने के कारण, वाटर का स्पीड बहुत हाई होने के कारण इस क्षेत्र में कटाव ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा होगा। यहाँ कटाव कुछ कम होगा, लेकिन कटाव यहाँ भी जारी रहेगा। यहाँ भी कटाव होगा, इरोजन होगा, लेकिन कुछ कम होगा, और कटने का तरीका कुछ और होगा। और लास्ट में जमाव होगा, डिपोजिशन होगा। डिपोजिशन थोड़ा बहुत यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, राइट। लेकिन सबसे ज्यादा अगर पूछा कर डिपोजिशन कहाँ होगा, अगर आपसे पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा निक्षेपण कहाँ होगा, डिपोजिशन किस अवस्था में, तो बोलेंगे सर वृद्धा अवस्था में, ओल्ड स्टेज में डिपोजिशन सबसे ज्यादा होगा। इसका मतलब ओल्ड स्टेज में जो आकृति बनेगी उसका नाम अलग हो जाएगा, जैसे डेल्टा बन जाएगा। क्लियर? तो युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। यहां से जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप का टोपोग्राफी का निर्माण होता है, अलग अलग प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। दैट्स क्लियर? different different types of the topography formed in various stages, in young stage, in mature stage and in old stage. That's clear? आगे चलिए देखते हैं, अब आगे हम लोग, यहां तक समझ में आ गया, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था, इन तीन स्टेज में हम लोग को कंपेयर करके देखना है। एक पिक्चर देखिए जरा इधर, आप देख रहे हैं ये माउंटेन का ऊपर वाला हिस्सा है, यहां से यहां तक का जो है ढाल ज्यादा है, स्लोप ज्यादा है, इसको हम युवावस्था कह सकते हैं या कहेंगे। इसको देखिए ढाल थोड़ा कम हो गया ना, स्लोप कम हो गया, इसको हम लोग प्रौढ़ावस्था, सेकेंड स्टेज कहेंगे। इसको देखिए और ज्यादा प्लेन लैंड हो गया, समतल भूभाग हो गया, इसको हम लोग थर्ड स्टेज कहेंगे, यानी कि वृद्धावस्था कहेंगे। और लास्ट में देखिए अपना सारा सेडिमेंट्स को, अवसाद को डिपॉजिट कर दे रहा है, तो इसको हम लोग कहेंगे सेडिमेंट्स। देखिए एक टर्म और यहाँ है, सेडिमेंट्स। सेडिमेंट्स का मतलब होता है अवसाद। अगर आप कहीं लिखेंगे तो लिख सकते हैं अवसाद, सेडिमेंट। ये सेडिमेंट क्या होता है, सेडिमेंट का मतलब वही जो बोल्डर, बोल्डर से बना कोबल, ग्रेनुअल, पेबल, सैंड्स, फिर सॉइल, जो स्मॉल पार्टिकल्स में टूटते जा रहे हैं उसको कहते हैं अवसाद, राइट। यानी हिंदी में गाद भी कह सकते हैं। तो इस तरीके से अवसाद बनता है। ये अवसाद इरोजन भी करता है, और जहां प्लेन लैंड मिलेगा वहां डिपोजिशन भी करेगा। इरोजन और डिपोजिशन दोनों प्रक्रियाएं चलती रहती है। तो अपर्दन से बनने वाली स्थलाकृतियां और निक्षेपण जमा होने से बनने वाली स्थलाकृतियां दोनों अलग अलग है, नाम भी अलग है। तो अब हम लोग एक एक करके देखेंगे। फिलहाल यहाँ तो ये समझ में आ गया कि अलग अलग टोपोग्राफी कैसे बनेगी, किस स्टेज में बनेगी। अब इरोजन को थोड़ा एक स्टेप में और बेसिक चीज समझना है। अभी हम लोग बेसिक ही पढ़ रहे हैं, बेसिक ही समझ रहे हैं।
स्थलाकृति पर नहीं आए हैं हम लोग। जो डिफरेंट डिफरेंट का टोपोग्राफी बनेगा, अलग अलग प्रकार की स्थलाकृतियां बनेंगी, उसको हम लोग देखेंगे। बट अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, बेसिक बात समझ रहे हैं कि आखिर ये फॉर्म होगा कैसे, बनेगा कैसे। तो इसमें देखिए, अगर हम लोग अपर्दन से बनने वाली स्थलाकृति पर बात करेंगे और निक्षेपण से, अपर्दन, अपर्दन मीन्स इरोजन, और निक्षेपण, निक्षेपण का मतलब क्या हुआ जी, डिपोजिशन, राइट। डिपोजिशनल टोपोग्राफी और यहां इरोजनल टोपोग्राफी। अपर्दन में आप देखेंगे, जरा अपने से सोचिए, थोड़ा सा कल्पना कीजिए, इमेजिन कीजिए, इस तरह का स्लोप हम लोग को देखने को मिल रहा है। एक मान लीजिए ऐसा आकृति इस प्रकार का है। इस आकृति को देखकर आपको क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है आपको? तो बोले सर कहीं अनइवन सरफेस है। अनइवन सरफेस का मतलब चिकना नहीं है, कहीं गड्ढा है, कहीं उठा हुआ है, वगैरह वगैरह। यहां आप देख रहे हैं ढाल ज्यादा है, ढाल को, स्लोप को प्लस प्लस कर दिए। यहां ढाल क्या है, रिस्पेक्टिवली कम हो गया है, तुलनात्मक दृष्टिकोण से कम हो गया है, लेकिन कम है। यहाँ क्या है, और कम है। यहाँ क्या है, गड्ढा हो गया, माइनस में हो गया, और कम। यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, यानी प्लेन लैंड मिल गया, राइट। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं अलग अलग जगहों पर जब नदी चलती है, बहती है स्टार्ट होकर, तो बहुत लंबी दूरी तय करती है। कोई 800 किलोमीटर, कोई 1200 किलोमीटर, कोई 2900 किलोमीटर, कोई 786 किलोमीटर। तो उतना लंबा डिस्टेंस में अलग अलग पोजीशन आएगा ही आएगा, अलग अलग स्थितियां होंगी ही होंगी। तो जी सर बिल्कुल होगा। तो इसमें क्या होगा कि जब अलग अलग आकृतियां मिलेंगी तो इरोजन भी अलग अलग तरीके से होगा। जब देखिए यहां हाई स्पीड होगा, यहां पर गति क्या है, हाइड्रोलिक एक्शन क्या है, यहां पानी की गति क्या है, तो बोले सर बहुत तेज है पानी का गति। तो पानी का गति बहुत अधिक है, तो यहां जो कटने का तरीका है, इरोज होने का तरीका है, वो बिल्कुल अलग होगा और कम इरोजन होगा, और बड़े बड़े बोल्डर्स यहां से लुढ़केंगे और जाकर नीचे गिरेंगे यहाँ पर, राइट। आपस में टकराएंगे, टकराएंगे तो टूटेंगे, टूटने के बाद ब्रेक करने के बाद और आगे बढ़ेगा, बढ़ता ही जाएगा। जब ये प्लेन, यानी कि यहां पर जो इरोजन होगा वो बहुत कम होगा। कहने का मतलब, अगर आप ऐसे समझ सकते हैं, डायग्राम को देखिए इस तरह से, इस तरह का इरोजन, मतलब संकरा इरोजन हो रहा है, नैरो इरोजन हो रहा है, देख रहे हैं ना, नैरो इरोजन हो रहा है, संकरा। चूंकि पानी हाइड्रोलिक एक्शन क्या है, हाइड्रोलिक एक्शन बहुत तेज है। हाइड्रोलिक एक्शन अधिक होने के कारण पानी, पत्थर, बोल्डर, कोबल सब तेजी से नीचे निकल जा रहा है। तो इरोजन बहुत स्लो तरीके से हो रहा है और हॉरिजेंटल नहीं हो रहा है, बल्कि वर्टिकल हो रहा है। वर्टिकल और हॉरिजेंटल को समझेंगे हम लोग। एक होता है क्षैतिज, एक होता है लंबवत। तो देखिए अगर साइड साइड से कट रहा है ऐसे, तो इसको कहेंगे क्षैतिज अपर्दन। और अगर डीप में जाके कट रहा है, गहराई बढ़ रहा है ऐसे ऐसे, तो इसको बोलेंगे हम लोग वर्टिकल इरोजन, यानी कि लंबवत अपर्दन। लंबवत अपर्दन, वर्टिकल इरोजन। क्लियर? यह है आपका वर्टिकल इरोजन। और अगर इस तरीके से साइड से कट रहा है ऐसे ऐसे, साइड से अगर कट रहा है, तो इसको कहेंगे क्षैतिज इरोजन हो रहा है, यानी साइड से कट रहा है। इट इज कॉल्ड हॉरिजेंटल, क्षैतिज अपर्दन, क्षैतिज अपर्दन। क्लियर? तो एक है हॉरिजेंटल इरोजन और एक है वर्टिकल इरोजन।
अब इस चीज को समझना बहुत जरूरी है और इसी से आपका कॉन्सेप्ट तैयार होगा। टोपोग्राफी का नाम तो माइंड में रह जाएगा, लेकिन वहां से जो प्रश्न पूछेगा वो आप समझेंगे तभी आप माइंड में रख पाएंगे। जैसा आपको बताया, क्षैतिज अपर्दन मतलब हॉरिजेंटल, इस तरीके से फैलेगा ऐसे। तो अगर फैलने वाला कटाव है, इट इज कॉल्ड हॉरिजेंटल इरोजन। अगर गहरा डीप में जा रहा है, गहराई बढ़ा रहा है, तो इसको बोलेंगे वर्टिकल इरोजन है, यानी लंबवत अपर्दन है। अब खुद अंदाजा लगाइए, हम बोले कि नदी जहां से निकल रही है, यहां बहुत हाई स्लोप है। अब यहां पर देखिएगा, हम पूछेंगे यहां पर सर कटाव कैसा हो रहा है, इस एरिया में कट इरोजन कैसा हो रहा है युवावस्था में, यंग में। तो बोलिए कि सर यहाँ तो हाइड्रोलिक एक्शन बहुत ज्यादा है, नदी का पानी का धार बहुत तेज गति से फ्लो कर रहा है, तो फिर ऐसे फैलेगा क्या? तो बोले नहीं सर, ऐसे नहीं फैलेगा। यानी दैट मीन्स क्या हुआ, हॉरिजेंटल अपर्दन लेस होगा, क्षैतिज अपर्दन बहुत कम होगा, और रिस्पेक्टिवली वर्टिकल इरोजन के, यानी कि लंबवत अपर्दन थोड़ा ज्यादा होगा और क्षैतिज अपर्दन कम होगा। यहां से प्रश्न पूछा जाता है, सिविल सर्विस यूपीएससी पूछा है क्वेश्चन। तो यहाँ क्या बोलेंगे, यंग स्टेज में क्या बोलेंगे, हॉरिजेंटल इरोजन लेस है, वर्टिकल इरोजन भी लेस है, बट दोनों का कंपेयर करेंगे तो हॉरिजेंटल के रिस्पेक्ट में वर्टिकल ज्यादा है, यानी लंबवत ज्यादा कट रहा है, हॉरिजेंटल कम। अब यंग के बाद जब मैचर्ड में आएंगे तो देखिए थोड़ा हाइड्रोलिक एक्शन कम हो जाएगा, पानी का गति थोड़ा कम हुआ है, तो थोड़ा कम हुआ तो देखिए इस तरीके से गड्ढा जैसा ऐसे कटना शुरू हो जाएगा। और जब ऐसा कटना शुरू होगा तो इसको बोलेंगे कि वर्टिकल इरोजन ज्यादा हो रहा है, लंबवत अपर्दन ज्यादा हो रहा है और क्षैतिज अपर्दन कम हो रहा है। तो प्रौढ़ावस्था में, मैचर्ड स्टेज में वर्टिकल ज्यादा होगा, और जब वर्टिकल ज्यादा होगा तो वी शेप्ड वैली बनेगा, वी आकार का घाटी बनेगा, यू से बाद में यू शेप्ड वैली बनेगा। तो अब यहीं से हमारा कुछ टोपोग्राफी का नाम, स्ट्रक्चर यहीं से हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि किस स्टेज में बनेगा। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि किस अवस्था में बनेगा। लास्ट स्टेज जब पहुंचेंगे हम लोग, प्लेन लैंड में पहुंचेंगे, मैदानी भूभागों में पहुंचेंगे, जब समतल भूभाग में पहुंच जाएंगे तब क्या होगा, तो समतल भूभाग में हाइड्रोलिक एक्शन, पानी का जो स्पीड है वो और ज्यादा कम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। तो जो उसमें सेडिमेंट्स हैं, जो अवसाद हैं, वो लुढ़कने लगेंगे, ऐसे ऐसे करके बहुत धीरे धीरे क्रॉल करने लगेंगे और ऐसे फैलना शुरू हो जाएगा। जब इस तरीके से फैलता है तो आप क्या बोलेंगे, सर हॉरिजेंटल इरोजन मोर देन द वर्टिकल इरोजन। इसमें क्षैतिज अपर्दन ज्यादा होने लगेगा और लंबवत अपर्दन धीरे धीरे घटने लगेगा, और सबसे ज्यादा डिपोजिशन, सबसे ज्यादा अवसाद का निक्षेपण इसी अंतिम स्टेज में होगा, इसी अंतिम अवस्था में होगा। इसीलिए सो दैट यहाँ पर जो भी स्थलाकृति डिपॉजिट होगी, जो जमा होगा, उससे डेल्टा का निर्माण होगा ना, इससे क्या होगा, डेल्टा बनेगा। और कहीं कहीं इस्चुएरी भी बनता है, ज्वारनद मुख बोलते हैं। तो डेल्टा और इस्चुएरी डिपोजिशनल टोपोग्राफी में निक्षेपात्मक स्थलाकृति में बनता है। एक एक करके देखेंगे हम लोग। और डेल्टा कहां बन रहा है, युवावस्था में कि प्रौढ़ावस्था में कि वृद्धावस्था में? अगर अवस्था से प्रश्न पूछा तो बोलेंगे सर सबसे लास्ट में बना है। और लास्ट वाला अवस्था क्या है बताइए? तो सर लास्ट वाला अवस्था है ओल्ड स्टेज, वृद्धावस्था, यानी वृद्धावस्था में डेल्टा का निर्माण हो रहा है। द फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा हैपेंस इन ओल्ड स्टेज ऑफ द रिवर। क्लियर? मैक्सिमम डिपोजिशन हैपेंस इन ओल्ड स्टेज। अधिकांश निक्षेपण कहां हो रहा है? अधिकांश निक्षेपण वृद्ध अवस्था में ही हो रहा है। क्लियर है? तो जी सर क्लियर है। एक बार देखिए इस डायग्राम को। अब आप जो यहां डायग्राम दिखाए थे, इसमें फिर से एक बार आप देखिए, 3 स्टेज में यहां दिखाया गया है। तीनों स्टेज को एक एक करके देखिए, यहां से यहां तक हम लोग डिवाइड कर दिए।
बोल सकते हैं कि यह हमारा यंग स्टेज है। सेकेंड वाला बोलेंगे युवावस्था, बाद प्रौढ़ावस्था मैचर्ड स्टेज, और तीसरा वाला को बोल सकते हैं प्रौढ़ावस्था के बाद वृद्धावस्था ओल्ड स्टेज। फिर सर इधर क्या मिलेगा, इधर समुद्र मिल जाएगा, सी मिल जाएगा, सागर मिल जाएगा, और सागर में मिलकर रिवर अपने आप को एंड कर लेता है, रिवर यहां पर समाप्त हो जाता। तो यहां पर देखेंगे 1 स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज, है ना, याद हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। युवावस्था पहला, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, यंग स्टेज, मैचर्ड स्टेज एंड ओल्ड स्टेज। दैट्स क्लियर। अब जो भी स्थलाकृतियां बनेंगी अपर्दन से उसका नामकरण देखेंगे, और जो निक्षेपण से बनेगी उसका भी नाम देखेंगे। क्लियर, कट कर दीजिए, यहां तक सिविल सर्विस के लिए था, है ना। अब जो